और बहुत सारे ज्ञानी आए, बहुत सारे ज्ञानियों की बातें आपने सुनी। कुछ ज्ञानी ऐसे भी आपने देखे होंगे, थोड़ी देर पहले का मंजर, वो श्रोता और पाठक साथ लेकर चलते हैं, जलजले की तरह आते हैं और फिर श्रोता और पाठक साथ लेकर के चले भी जाते हैं। बहरहाल मैं थोड़ी देर पहले सोच रहा था कि जिस मंच पर प्रभु स्वयं विराजमान रहे हों, स्वनाम धन्य आशुतोष स्वयं स्थापित हो, जाहिर सी बात है वो कार्यक्रम अच्छा तो होना ही है। प्रवीण खारीवाल जी, रास बिहारी जी, संजय जी ने देखिए अपने तीसरे या चौथे या पांचवें नेत्र का प्रयोग करते हुए कितनी गूढ़ बातों से आपको अवगत कराया, अध्यात्म की दुनिया में ले गए। बड़ी कमाल की कुछ बातें आपने की। एक बात जो बार बार सामने निकल करके आई है, वो बात प्रभु जी ने भी की, आशुतोष भाई ने भी की। देखिए, मैं पहले आप लोगों को बता दूं भाई कि मैं कोई ज्ञानी आदमी नहीं हूं, कोई बहुत बड़ा पत्रकार नहीं हूं। ये ठीक है, इस फ्रेटर्निटी से बिलोंग जरूर करता हूं। मुझे पत्रकारिता के जीवन में या जो मैं कर रहा हूं अभी, वो करते हुए मेरे शैशव काल से मेरे बड़े भाई सदृश आशुतोष जी ने मुझे साक्षात देखा है बड़े होते हुए। तो मैं समझता हूं कि जितना इन लोगों के पास ज्ञान है, अनुभव है, तो वो कहीं उस सब में तो खैर मैं कहीं पासंग बराबर भी नहीं है। एक बात जो बार बार सभी ने कही है कमोबेश, कि सवाल नहीं पूछे जाते या सवाल पूछने की हिम्मत नहीं होती। प्रभु जी ने एक बात कही थी कि मैं किसी गेस्ट को बुलाना पसंद नहीं करता हूं, गेस्ट मेरे लिए टारगेट होता है। पर दरअसल मोटा, अशोक जी प्रणाम करता हूं आपको, मेरे बड़े भाई एक और बैठे हुए नीचे, क्या बात है। तो सवाल पूछने के लिए हिम्मत चाहिए, ये सत्य बात है। पत्रकारों में हिम्मत होनी चाहिए, ये भी सत्य बात है। किसमें जरूरत जो मेरे परवाज में कोताही करे, परवाज यानी ऊंची उड़ान, हाई फ्लाइंग। किसमें जरूरत जो मेरे परवाज में कोताही करे, मैं परों से नहीं हौसलों से उड़ा करता हूं। लेकिन ये हौसलों की जो उड़ान है, ये कब हमारे भीतर आती है? वो हौसला हमारे भीतर कब आता है? वो हौसला तभी आएगा हमारे भीतर जब हम भीतर से सच्चे होंगे, जब हम ईमानदार होंगे, तब वो हौसला हमारे भीतर आता है। ऊंचाई छूने जिनके हाथ नहीं उठ सकते, वो बौने भला कैसे ऊंचे उठ सकते हैं? और जिनके जीवन की चादर मैली रही सदा, वो दाग दूसरों के कैसे धो सकते हैं? तो ऐसे ही बहुत सारे दागदार लोग कहीं ना कहीं हमारी फ्रेटर्निटी में भी आन घुसे हैं, और ऐसे लोगों की पहचान करना, उनको बाहर करना, ये शायद बहुत मुश्किल काम है। अब सवाल आता है कि फिर सवाल पूछे कौन? आशुतोष जी जैसे लोग हैं, ये भी सच है। पर बहुत बड़ा जमावड़ा ऐसे लोगों का है जो भीतर से ही साफ नहीं है, जिनकी नीयत ही साफ नहीं है, जिनका एजेंडा कुछ और है। तो फिर ऐसे में तो भैया यही होगा ना, आप गेस्ट लाइन अप करते हैं, उसे ईश्वर जैसे मान लेते हैं। बड़ी मुश्किल से गेस्ट लाइन अप होते हैं कभी कभी, लेकिन सवाल वो आता है तो हम सवाल नहीं पूछ पाते हैं, या ये तय होता है एजेंडा कि हम ये पूछेंगे और आप ये जवाब दीजिएगा। अब ये कैसी पत्रकारिता है मुझे नहीं मालूम। तो वही बात है कि करके नजरे इनायत वो आए मगर, करके नजरे इनायत वो आए मगर, क्या कहें यार हमको उसी वक्त पर अपने ऐबो गुनाहों की याद आ गई। तो ये सच बात है। सवाल पूछे कौन, कैसे सवाल पूछे? एक कविता बहुत पुरानी है, अक्सर मैं मंच से कह दिया करता हूं, अनायास मुझे अब इसी क्षण याद आ गई। मुझे लगता है कि आज के संदर्भों में तो बेहद प्रासंगिक हो गई है। ये जो वैश्विक महामारी के दौरान हम सबने देखा, कितने लोग सिर्फ भूख की वजह से, पेट की आग की वजह से काल कवलित हो गए। लेकिन ये सच है, ये आप सब जितने भी लोग इंदौर के बैठे हैं, मैं उन सबको तहे दिल से साधुवाद देना चाहता हूं कि ये शुरुआत इंदौर शहर ने की थी कि जब जितने अप्रवासी मजदूर या बहुत सारे लोग ऐसे संकटग्रस्त थे, वो जब चले जा रहे थे तो उनको यहाँ रोक करके उनको आश्रय देना
और उनको भोजन पानी देना, उनका पेट भरना, ये काम इंदौर शहर ने शुरू किया था। उसके लिए इंदौर के लिए तो तालियां बनती हैं। पहले उसने अपने दोनों पांवों को कीचड़ में साना, पहले उसने अपने दोनों पांवों को कीचड़ में साना और इस तरह अपने आप को नए जूते पहने हुए माना। फिर वो जमीन पर धूल में लौट गया, खड़ा हो गया, कहने लगा, आहा आहा क्या कहने हैं, देखो देखो आज मैंने नए कपड़े पहने हैं। इसके बाद उसने जमीन पर खींचा एक आयताकार घेरा और सीना तान कर बोला, देखा या आलीशान मकान है मेरा, इसमें खिड़की नहीं, दीवार नहीं, कोई छत नहीं, कोई द्वार नहीं, फिर भी मजबूत है और इस बात का सबूत है कि कोई भी आंधी या तूफान मेरे इस घर को हिला नहीं सकते हैं और मेरे मेहमान जब चाहे तब किसी भी दिशा से मेरे घर में आ सकते हैं। इसके बाद वो वहीं जमीन पर धूप में सो गया, न जाने किन सपनों में खो गया। इसके बाद वो वहीं जमीन पर धूप में सो गया, न जाने किन सपनों में खो गया। जैसे ही वो जागा, हमने सवाल दागा, हमने कहा, भैया जब आप सोए हुए थे तो किन सपनों में खोए हुए थे? आप मुस्कुरा रहे थे अशोक जी। हमने कहा कि जब आप सोए हुए थे तो किन सपनों में खोए हुए थे? आप मुस्कुरा रहे थे, लगता है आपको बड़ा मजा आ रहा था। अब ये इस पूरे दौर को आप उसका तसव्वुर कीजिए। उसने एक फीकी सी मुस्कान के साथ कहा, अरे नहीं भाई नहीं, आज तो मैं बड़े दिनों के बाद सपने में रोटी खा रहा था। दोस्तों, वो शख्स इतना खुश था, इतना खुश कि खुशी के हद से गुजर गया। उसने 21वीं सदी में और ऐसे माहौल में सपने में रोटी देख ली, इस खुशी से वो मर गया और मुझे आप सबसे ये सब साझा करने को मजबूर कर गया। मुझे लगता है कि हमारा जो पेशा है, सवाल पूछना, सच्चाई दिखाना, सरकारों से, तंत्र से, प्रशासन से बार बार सवाल पूछना, लेकिन अपनी मर्यादाओं में रहकर सवाल पूछना, ये हम कहीं ना कहीं इस संस्कृति को भूलते चले जा रहे हैं। क्योंकि देखिए, वो अब मैं नाम नहीं लूंगा, आशुतोष भाई हैं, अशोक जी हैं, तमाम वरिष्ठ लोग हैं, समझ जाएंगे कि अहम ब्रह्मास्मि न भूतो न भविष्यति, जहां यह भाव पैदा होने लग जाए वहां तो पत्रकारिता कहां पहुंचेगी, आप कल्पना कर सकते हैं। भैया देखिए, लेकिन फिर यह भी सच है, सवाल पूछें, जोर से बोलने का मतलब, अधिकार से बोलने का मतलब, चुनौतीपूर्ण ढंग से बोलने का मतलब ये कतई नहीं होता है कि आप दर्प से भरे हो, अहंकार से भरे हो, घमंड से भरे हो। क्योंकि घमंड तो देखिए रावण का नहीं रहा। रावण जैसा बलशाली कोई नहीं था, उसके जैसा विद्वान कोई नहीं था, उसके जैसा ऐश्वर्यशाली कोई नहीं था, कंस की तरह कोई नहीं था, कौरवों की तरह बलशाली कोई नहीं था। उनका भी पतन हुआ, अर्श से फर्श पर आए। अभी पिछला लगातार बहुत सारा दौर देख लीजिए, तमाम अखाड़े, तमाम लोग, साधु महात्मा, संत इत्यादि जो तथाकथित लोग थे, जिनके एम्पायर थे, जो कहीं ना कहीं पार्टियों के वोट बैंक हुआ करते थे, कहां है आज? तो अहंकार में तीनों गए, अहंकार में तीनों गए, कुल, गौरव और वंश, और ना मानो तो देख लो रावण, कौरव, कंस। तो जो अहंकार कर रहा है पत्रकारिता के नाम पर, ये पत्रकारिता में एक तरह का दंभ भर गया है, पत्रकारों में दंभ भर गया है, जो चैनल के मालिक होते हैं उनमें दंभ आ गया है। तो मुझे नहीं लगता कि ये सिलसिला कहां जाएगा, किस तरह से जाएगा, अब इसकी सफाई कैसे होगी, ये भी एक बड़ा सोचने का विषय है। देखिए, पत्रकार, एक तो समस्या यह है कि जब हम पत्रकारिता को पेशा मानने लगते हैं तो हम एक पेशेवर की तरह व्यवहार करना शुरू कर देते हैं। दरअसल पत्रकारिता कोई पेशा तो है नहीं, ये ठीक बात है। कॉर्पोरेट सेक्टर इतना इन्वॉल्व हो गया, कमर्शलाइज इतनी सारी चीजें हो गई हैं, जाहिर सी बात है अर्थ की व्यवस्था करनी होती है, लेकिन सब कुछ अर्थ पर टिक जाए कि हमको भाई सिर्फ हमारे रेवेन्यू से मतलब है। आशुतोष भाई इस बात को बखूबी समझते हैं कि हमको रेवेन्यू चाहिए। जैसा थोड़ी देर पहले संभवतः राज बिहारी जी ने एक बहुत अच्छी बात की थी कि पहले ये पूछते थे कि भैया तुम्हारे पास खबर क्या है, और आप कहते हैं कि कल तुम ये खबर लेकर के आओ, हमको ये खबर चाहिए। ये सच बात है। इन्होंने एक बात बड़ी अच्छी की,
बाल काटने का एग्जांपल दिया कि भैया बाल जो काट रहा था वो तो छोड़ो, पीछे बंगला किसका था, वो कहां से आया, ये बताओ। काश काश ये दृष्टि सच में हमारे भीतर पैदा हो जाए कि हम किसी लक्ष्य के पार देख सकें, हम एक ऑब्स्टिकल के पार देख सकें, हम एक बैरियर के पार देख सकें। देयर इज डिफरेंस बिटवीन लुकिंग एंड सीइंग। तो जब हम चीजों को सच में देखना शुरू कर दें, ये जो आपने एग्जांपल दिया राज बिहारी जी ने, बड़ा मौजू है। मौजू इसलिए है कि हम अपने कुछ निहित स्वार्थों की वजह से तो ये कह देते हैं कि इसके पीछे का क्या है, कहां से लेकर क्या है, लेकिन दरअसल उसके पीछे क्या है ये हम नहीं देख पाते। मुझसे किसी ने कुछ समय पहले सवाल पूछा था, मैं किसी ऐसे मंच में था कि सर आप इस तरह का ये कार्यक्रम कर रहे हैं, 16 वर्ष हो गए हैं, सच में मुश्किल काम तो है, पर मैं ये मानता हूं कि ईश्वर की कृपा है। तमाम और इवेंट्स अप डाउन्स के बाद 16 वर्ष, सातों दिन ये समझ लीजिए कि मैंने 4, 5, 6 महीने के बाद एक आध दिन का अवकाश लिया है यहां आने के लिए। तो 7 दिन में काम करता हूं, यानी 7 दिन कुआं खोदना है, 7 दिन पानी निकालना है। तो चुनौतियां तो हैं भाई, इसमें कोई दो राय नहीं है। खबरों की चुनौतियां हैं कि खबर कहां से लेकर के आए। एक बड़ा क्लीशेड सा वर्ड इस समय चल पड़ा है, फेक न्यूज की बात होती है। अब मुझे ये शब्द ही बड़ा फेक लगता है आशुतोष भाई। फेक न्यूज तो कभी फेक हो नहीं सकती। वो फेक न्यूज पर बड़े बड़े कॉन्फ्रेंस हो जाते हैं। न्यूज कैसे फेक हो सकती है? कंटेंट फेक हो सकता है। खबरों की सच्चाई जो है उसमें कहीं दोष हो सकता है। उसका सोर्स क्या है, आप कहां से खबर लेकर के आए हैं, उसकी फिर आप समीक्षा करते हैं और उसके बाद आप खबरों को लोगों तक परोसते हैं। तो हम तो वो वाले कैटरर हैं, वी आर कैटरिंग टू ऑल। पर समस्या ये हो गई कि अब हम सब ने अपने अपने रिश्तेदार पैदा कर लिए कि हम इनको इस तरह का भोजन देंगे, इनको इस तरह का भोजन देंगे। भैया हमारी थाली में तो सब है, सबका स्वागत है, सब आइए। पत्रकारिता का एक बहुत बड़ा धर्म ये भी है कि हम लोगों के भीतर वो टेस्ट डेवलप करें कि आपको क्या देखना और क्या सुनना चाहिए। इससे हम कहीं डेविएट कर रहे हैं। पत्रकारिता का एक बहुत बड़ा धर्म है ये जो आजकल होड़ चल पड़ी है कि भाई देखिए, प्रतियोगिता में 2 ही चीजें होती है ना। जब आप प्रतियोगिता में, आज प्रतियोगिता का दौर है, चैनलों में, अखबारों में होड़ सी मची रहती है। तो प्रतियोगिता में 2 ही चीजें हो सकती हैं, या तो आप किसी को पछाड़ेंगे या किसी से आगे बढ़ेंगे। तो ये पीछे किसी को पछाड़ने वाली जो प्रतियोगिता है, उस चक्कर में बहुत काला पीला, बहुत घालमेल हुआ चला जा रहा है। तो हमको आगे बढ़ने की प्रतियोगिता, जो कि एक स्वस्थ मानसिकता के परिचायक है, वैसी होनी चाहिए। एक पत्रकार जो होता है, पत्रकारिता दरअसल मेरी समझ में तो एक जीवन शैली है, एक लाइफ स्टाइल है। और पत्रकार और एक फकीर में कोई फर्क नहीं होता है, ये मैं आपको बताता हूं। और फकीर इंसान मन से होता है। तो अगर मन से आप फकीर हैं तो आप एक अच्छे पत्रकार हो सकते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। बड़ा सुंदर है, अभी जो राज बिहारी जी ने शायद कहा था कि बहुत सारे लोगों के पास, पत्रकारों के पास कोठियां हैं, फार्म हाउसेज हैं, लाभ तमाम तरह की चीजें। मुझे भी मालूम है, आप सबको भी मालूम है। पर मैं ये समझता हूं कि सच्चा और अच्छा पत्रकार वही होता है जो दिल से फकीर होता है। राहत इंदौरी साहब ने बड़ी खूब बात कही है कि मेरे हुजरे में नहीं, हुजरा बोलते हैं किसी फकीर या संत जहां रहते हैं, वो छोटी सी कुटिया होती है, मिट्टी की कुटिया सी होती है। बाकी और किसी चीजों से उनको मतलब होता नहीं, कोई सरोकार होता नहीं, कोई भी आ जाए, कोई भी चला जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो पत्रकार जो है उसको इसी तरह से मुझे लगता है व्यवहार करना चाहिए। उसकी सोच एक फकीर की तरह होनी चाहिए। राहत इंदौरी साहब बड़ा खूब कहते हैं कि मेरे हुजरे में नहीं कहीं और रख दो, मेरे हुजरे में नहीं कहीं और रख दो। आसमान लाए हो, लाओ जमीन पर रख दो। जिस दिन ये जज्बा एक पत्रकार के भीतर पैदा हो जाएगा, यकीन मानिए पत्रकारिता का भविष्य बदल जाएगा। बाकी तमाम तरह की डिबेट होती रहती है, तमाम तरह की बातें होती रहती हैं। मैं और ज्यादा यहाँ पर क्या बोलूँ आप लोगों से। बाकी जो उसके छुए अनछुए पहलू हैं वो पिछले 2-3 दिनों से आप लोग सुन ही रहे हैं, देख ही रहे हैं। हाँ, ये सच बात है देखिए कि पत्रकारिता लगातार
बदलती चली जा रही है, लेकिन अगर पत्रकार बदल जाएगा तो पत्रकारिता कहां पहुंचेगी, ये समझने की बात है। तो मुझे लगता वक्त, देखिए वक्त की डिमांड के साथ आपको कदम ताल तो करना पड़ेगा, नहीं तो कहीं ना कहीं आप पीछे रह जाएंगे और सच्चाई से भी कहीं ना कहीं आप पीछे रह जाएंगे। तो वक्त को जिसने नहीं समझा उसे मिटना पड़ा है, वक्त को जिसने नहीं समझा उसे मिटना पड़ा है। बच गया तलवार से तो फूल से कटना पड़ा है। क्यों न कितनी ही कठिन हो, क्यों न कितनी ही बड़ी हो, हर नदी की राह से चट्टान को हटना पड़ा है। फिर वो चाहे सरकारों की चट्टानें हो, चाहे झूठों की चट्टानें हो, चाहे महामंडित जो अपने आप को कर लेते हैं उनकी चट्टानें हो। पत्रकारिता एक ऐसी ही नदी है जो धारा प्रवाह चलती चली जा रही है, और इसका अगर ये अपने पूरे आवेग से, पूरे वेग से, पूरे प्रबल प्रवाह के साथ, इतनी ही स्वच्छंदता के साथ, स्वतंत्रता के साथ और पाकीज़गी के साथ अगर आगे बढ़ती रहेगी, तो मैं ये समझता हूं कि पत्रकारिता, देखिए विषय था कोरोना काल और पत्रकारिता, चैलेंजिंग तो था भाई, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। ये भी सच बात है, हम पत्रकारों को ये तो बड़ा जोर शोर से कह दिया गया, फ्रंट लाइन वर्कर, कोरोना योद्धा की उपाधि भी दी गई, लेकिन जब कुछ संस्थानों ने आपदा को अवसर में बदलते हुए बहुत सारे लोगों को निकाल बाहर किया, तब सरकारें मौन हो गई, तब किसी ने उन योद्धाओं की बात नहीं की। उन योद्धाओं में से बहुत सारे संक्रमित होकर काल कवलित हो गए, उनकी चर्चा बहुत ज्यादा नहीं हुई, उनको कहीं किसी तरह का मुआवजा नहीं दिया गया। मुझे लगता है इस पर विचार करने की जरूरत है, क्योंकि देखिए अनुच्छेद 19 में अगर स्वतंत्रता का अधिकार है तो वो सबको है, उतना ही पत्रकारों को है, कोई विशेष अधिकार तो हमको दिया नहीं गया, संविधान ने भी नहीं दिया है। तो हमें अपने अधिकारों के लिए सचेत तो रहना पड़ेगा, हमें अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करना पड़ेगा, और मुझे लगता है कि ये दौर है, निकलेगा। जितने कष्ट कंटकों में जिनका जीवन सुमन खिला, सुमित्रा नंदन पंत जी कहते हैं कि जितने कष्ट कंटकों में जिनका जीवन सुमन खिला, गौरव गंध उन्हें उतना ही यत्र तत्र सर्वत्र मिला। तो यकीन मानिए कि अगर हम आज इस संकट के दौर से गुजरते हुए एक वीर योद्धा की तरह आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, तो ये मान करके चलिए कि हम एक विजेता हैं, और एक विजेता को हमेशा छाती चौड़ी करके और सिर ऊंचा करके, घमंड से नहीं गर्व से सिर ऊंचा करके एक योद्धा की तरह आगे बढ़ना है। और ये पत्रकारिता का भविष्य मैं ये समझता हूं कि बहुत उज्जवल है, बशर्ते पिछले कुछ समय से, देखिए ये कोरोना तो आया और ये कोरोना तो चला भी जाएगा। कुछ वायरस रहते हैं, शेष रहते हैं, बहुत सारे पीछे आए थे, खत्म तो नहीं हुए, वैक्सीन आ गई, इलाज आ गया, लोग ये मान करके चलते हैं कि हाँ सब ठीक है। अब एक दौर वो भी आएगा जब लोग कहेंगे भाई ये 2 दिन के लिए क्यों नहीं आए थे, फलाना आदमी क्यों नहीं आया, बोले कुछ नहीं, थोड़ा सा कोरोना हुआ था, जैसे जुकाम हो जाता है, बुखार हो जाता है, ये कुछ उस तरह का हो जाएगा, तो ये चीज तो ठीक हो जाएगी। तो कोरोना काल में पत्रकारिता सच में बहुत चुनौतीपूर्ण तो रही है, इसमें कोई दो राय नहीं। मेरे जैसा व्यक्ति जो स्टूडियो छोड़ करके अमूमन नहीं निकलता है, मैं रात भर जाग करके लोगों के बीच में जाकर के मैंने पत्रकारिता की है, मुझे मालूम है, लोगों के इंटरव्यू करता था, मैं समझता हूं कि वाकई बहुत चुनौतीपूर्ण था। कई दफा ऐसा हो जाता था आशुतोष भाई कि हमको पता ही नहीं है सामने वाला कोरोना संक्रमित है और हम उससे बात कर रहे हैं, उसके बाद एक दहशत होती थी आपके भीतर। देखिए आत्मरक्षा करना डरना नहीं होता है, जैसे मैंने आकर के यहां पर स्प्रे कर दिया, ये आत्मरक्षा भाई, ये डरने की बात नहीं। तो ये चुनौतीपूर्ण रहा है। एक पत्रकार को देखिए, आप गैब्रियल गार्सिया मार्केस से शीर्षक तभी चुरा सकते हैं जब आप थोड़े से लापरवाह हो, थोड़े से गुस्ताख हो और थोड़े से सनकी हो। तो पत्रकार तीनों होता है, लेकिन इसमें एक चौथा एलिमेंट बहुत जरूरी है पत्रकारिता के लिए कि क्या वो ईमानदार है। अगर वो ईमानदार है तो जैसा मैंने कहा, ये नदी तो आगे बढ़ती चली जाएगी, प्रबल वेग से बढ़ती रहेगी, चाहे कितनी भी चट्टानें आ जाएं। और इस तरह के आयोजन अगर होते हैं तो हम आए, आप आए, हमने बोला, आपने सुना, आप चले गए, हाथ हिलाते हुए हम चले गए, कोई परिवर्तन नहीं होने वाला।
अगर आप यहां से कुछ अपने भीतर लेकर के नहीं गए, कोई एक अच्छी बात। महत्वपूर्ण ये नहीं है देखिए कि आप कितने श्रेष्ठ हैं, ये बिल्कुल महत्वपूर्ण नहीं होता है। महत्वपूर्ण ये है कि आप कितने उपयोगी हैं। तो आपको उपयोगी बनना है, हमको समाज के लिए उपयोगी बनना है। कोई भी चीज बेमेल नहीं हो सकती। अगर उत्कृष्टता के साथ उपयोगिता का समावेश हो जाए तो ये विशेष योग्यता हो सकती है, ये सोने पे सुहागा हो सकता है। नहीं तो भाई देखिए फिर वही है, वो गाना है ना, बड़ा खूबसूरत है, 14वीं का चांद हो या आफताब हो, जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो। गाना बड़ा कमाल का, जब भी हम सुनते हैं बड़ा आनंद आता है। रफी साहब का है। अगर किसी की शव यात्रा जा रही है और आप गा दीजिए यहाँ किनारे, भीड़ कितना मारेगी आप सोचिए। तो सही चीज की सही जगह पर उपयोगिता बेहद जरूरी है। यानी गाना श्रेष्ठ है, संगीत अद्वितीय है, गाया विलक्षण है, लेकिन समय, स्थिति, देश, काल, परिस्थिति विपरीत है। तो आप श्रेष्ठ हो ना हो, उपयोगी हैं, ये बेहद आवश्यक है। लेकिन आप श्रेष्ठ भी बने और उपयोगी भी बने, ये आप सबको मेरी तरफ से शुभकामनाएं भी हैं। और बस इसी विनम्र निवेदन के साथ जो लोग यहाँ हैं और आप सब जो आने वाले हैं इस फ्रेटर्निटी में, इस निवेदन के साथ कि देखिए भाई, राष्ट्रकवि दिनकर जी ने बड़ी खूबसूरत बात कही है, आने वाला वक्त मुझे और आपको कहीं हाशिए पर ना खड़ा कर दे। तो इस बात पर जरूर गौर कीजिएगा, विचार कीजिएगा। तो वो कहते हैं, सॉरी लाइन अभी मेरे दिमाग से कहीं विस्मृत हो गई। बहरहाल आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। हाँ, वो कहते हैं कि समर शेष है नहीं पाप का भागी केवल व्याध। समर शेष है नहीं पाप का भागी केवल व्याध, जो तटस्थ है समय लिखेगा उसका भी अपराध। तो आने वाली पीढ़ी मुझे, आपको, हम सबको कहीं अपराधी की श्रेणी में ला करके हाशिए पर ना खड़ा कर दे, इस बात पर जरूर गौर कीजिएगा। इस निवेदन के साथ, इस भावना के साथ, इस प्रार्थना के साथ कि ये कोरोना तो चला जाएगा, लेकिन पत्रकारिता का जो कोरोना काल एक लंबे समय से चला आ रहा है, वो शीघ्र अतिशीघ्र चला जाए। जो पत्रकारिता पर जो कोरोना काल का संकट है, पत्रकारिता के भीतर जो कोरोना का संक्रमण फैला हुआ है, वो जल्दी से चला जाए। इस मनोभाव के साथ आप सब सुखी रहें, स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। अंत में बस इतना ही, सन्नाटे को चीरती सनसनी सन्न कर देती है इंसान को। मुजरिम को खबरदार करना हमारा फर्ज, जुर्म से महफूज रहना आपका हक। देखिए सनसनी हर रात 11 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सबको। देखिए हमारा काम जो है ना, महर्षि पतंजलि ने 3 तरह के अपराध बताए हैं, एक कृत, एक कारित और एक अनुमोदित। तो जो कृत वाला है वो तो सीधा सीधा सामने पकड़ में आ जाता है, भाई किसने कर दिया, पकड़ लो इसको, ठीक है। प्रवीण जी ने करवाया, प्रवीण जी तक पहुंचना बेहद मुश्किल है, ठीक है। अशोक जी ने अनुमोदन किया था, इन तक पहुंचना तो बेहद मुश्किल है। तो जब तक वो उस अनुमोदन वाले तक हम नहीं पहुंचेंगे, तब तक हमारी पत्रकारिता विफल है। आओ हम सब मिलकर इसे सफल बनाएं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।